गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे वो हम लोग को मुगल काल, मुगल साम्राज्य पे ही देखना था। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मुगल साम्राज्य पे जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मुगल कालीन स्रोत के संदर्भ में कि मुगल कालीन कौन कौन से स्रोत हैं, और प्रारंभिक मुगल शासकों के संदर्भ में भी हम लोगों ने देखा था प्रारंभिक मुगल शासक कौन कौन से रहे हैं, उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं। तो उस संदर्भ में हम लोगों ने देखा था। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उस संदर्भ में हम लोगों ने देखा था। अब आज जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे आगे के मुगल शासकों के संदर्भ में। जैसे आप देखो तो हम लोग अकबर के काल से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे कि उसका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। फिर अकबर के समय में लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण जो निर्णायक युद्ध रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न होगा। बैरम खां, इससे संबंधित प्रश्न होगा। फिर राजपूत नीति से संबंधित प्रश्न होगा। अकबर के धार्मिक दृष्टिकोण से संबंधित प्रश्न होगा। भू राजस्व, मनसबदारी व्यवस्था और साहित्य, चित्रकला, इन सब से संबंधित प्रश्न यहाँ पे होगा। तो बच्चों यहाँ आज हम लोग उसी को संदर्भ में देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, प्रश्न है कि पानीपत की लड़ाई में हेमू की हार कई कारणों से हुई थी। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं था? हेमू लॉस्ट द बैटल ऑफ पानीपत बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स, which among the following was not one of them? आप देखो पानीपत की लड़ाई के विषय में आप सब भी जानते होंगे। पानीपत के युद्ध, पानीपत में 3 लड़ाइयां लड़ी जाती है। पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी लड़ाई 1556 में और तीसरी लड़ाई 1761 में। तीनों ही निर्णायक लड़ाई रही हैं। तीनों में आप देखें तो तीनों ने ही भारत की राजनीतिक दशा को और दिशा को प्रभावित करने का काम किया है। अब यह आपको पानीपत के द्वितीय युद्ध के संदर्भ में है, द्वितीय युद्ध के संदर्भ में है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई में हेमू की हार हुई थी। बिल्कुल हेमू की हार हुई थी और उस हार का बहुत सारे कारण थे, लेकिन उस हार का मुख्य कारण क्या था, उनमें से कौन एक नहीं था? इसमें ऑप्शन है कि कुछ अफगान सरदारों की नाराजगी की वजह से हेमू हारा, आदिल शाह ने युद्ध के मैदान में उसे धोखा दे दिया क्योंकि वह आदिल शाह सुर का ही सेनापति था, तो इस वजह से हेमू की हार हुई। या हेमू ने तोपखाने की उपेक्षा की, वह तोपखानों पर भरोसा नहीं रखता था, इस वजह से उसकी हार हुई। या प्रशिक्षित हाथियों पर उसकी अत्यधिक निर्भरता थी, क्योंकि हेमू हाथी पर बैठकर ही यह लड़ाई लड़ रहा है। अब इसमें आप देखें तो इसमें कौन सा एक कारण नहीं था? तो जैसा कि आप सबकी ओर से आंसर आ रहा है, क्या कारण था और उनमें से कौन सा, इनमें से कारणों में से कौन सा नहीं है? डिसअफेक्शन among some of Afghan Sardar, Adil Shah betrayal in the battlefield, Hemu's disregard of artillery, his excessive reliance on trained elephants, इनमें से कौन सा कारण नहीं था? तो जैसा कि आप लोगों ने आंसर दिया है, देख सकते हैं पानीपत की लड़ाई में हेमू के कारण, हेमू की हार के कारण तो कुछ अफगान सरदारों की नाराजगी, बिल्कुल सही है कि अफगानों में वह यूनिटी नहीं थी जो यूनिटी मुगलों में थी। यह जो अफगानों की जो आंतरिक जो संघर्ष था वह तो पहले से ही चला आ रहा था। और यहां भी दूसरी बार भी हम लोग देख रहे हैं जो सूर साम्राज्य में आदिल शाह सूर के समय भी जो शेरशाह का उत्तराधिकारी है, तो यहां भी आप देख रहे हो कि यहां भी अफगान सरदारों की नाराजगी भी एक रीजन रहता है। हेमू आपको हेमचंद्र या रिवाड़ी का था, बनिया था, नमक विक्रेता था। आदिल शाह ने युद्ध के मैदान में उसे धोखा दिया, बिल्कुल गलत है। आदिल शाह क्यों धोखा देगा? अपने सेनापति को धोखा देकर अपनी हार करवाना कोई चाहेगा क्या? हेमू ने तोपखाने की उपेक्षा की, बिल्कुल सही है कि हेमू को बहुत ज्यादा तोपखानों पर भरोसा नहीं था और यह उसके हार का कारण बनता है।
प्रशिक्षित हाथियों पर उसकी अत्यधिक निर्भरता थी। यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है कि प्रशिक्षित हाथियों पर उसकी अत्यधिक निर्भरता थी। वह हाथियों पर कुछ ज्यादा निर्भर था, तो यह भी सही है। यानी कौन एक नहीं था। अब हार का कारण कौन एक नहीं था, तो ये सभी हार के कारण थे। हार का कारण यह नहीं था कि आदिल शाह ने युद्ध के मैदान में उसे धोखा दिया, जबकि वह आदिल शाह सुर का ही सेनापति है, तो धोखा क्यों देगा। तो इसमें से सही आंसर क्या है, यानी एक नहीं था। हार के कारण तो सभी हैं, लेकिन इसमें से हार का कारण कौन एक नहीं था, प्रश्न यह पूछा गया है। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बैरम खां के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। ध्यानपूर्वक आप लोग प्रश्न को सुना करें सभी लोग। बैरम खान ने सिया धर्म को अपनाया था। बैरम खान प्रोफेस्ड सिया फैथ। वह हुमायूं के साथ फारस गया। उसने 1539 में हुमायूं के साथ चौसा की लड़ाई लड़ी। उन्हें प्यार से खानी बाबा भी कहा जाता था, बैरम खां को। अब यह बैरम खां के संदर्भ में पूछा गया प्रश्न है, और इसमें से कि गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करें। बैरम खां आप देखें तो बहुत ही बहादुर और वफादार सेनापति भी रहता है। उसने मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूती देने का काम किया, वो भी वैसे समय में जब एक बार फिर मुगल साम्राज्य धराशायी होने वाली थी और मुगलों का भारत में समूल नाश होने वाला था। वैसे स्थिति में बैरम खां ही था जिसने मुगल साम्राज्य को बचाया और उसे फिर से पुनर्जीवित किया। जब हुमायूं की मृत्यु होती है, अकबर 13 वर्ष का बालक होता है, ऐसे में साम्राज्य को कैसे संचालित किया जाए, तो वह संरक्षक के रूप में यह अकबर का संरक्षक बनता है और उसके बाद मुगल साम्राज्य को पुनर्जीवित करने का काम किया है। आगे चलकर वह अकबर के साथ युद्ध करता है। वह उसकी एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, तो बैरम खान ने सिया धर्म को अपनाया था, बिल्कुल सही है। जबकि मुगल सुन्नी थे लेकिन बैरम खान सिया था, और मुगलों में यह धार्मिक सहिष्णुता आपको बच्चों दिखाई देगा, धार्मिक उदारता आपको मुगलों में दिखाई देगा। वह हुमायूं के साथ फारस गया, यह भी सही है कि बैरम खां, आगे आप देखते हो कि जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है तो हुमायूं के साथ फारस चला जाता है, और फारस के जो शाह थे, शाह तहमस्प जो वहां के शासक थे, उनसे हुमायूं की मुलाकात करवाता है, क्योंकि वह भी सिया धर्म के ही थे, और फिर हुमायूं को सहायता प्रदान करवाता है, और फिर उन्हीं की सहायता से हुमायूं दोबारा भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित कर पाता है, काबुल कंधार जीतता हुआ, और फिर वह दिल्ली पर की सत्ता पर स्थापित होता है। अब उसने 1540 में हुमायूं के साथ चौसा की लड़ाई लड़ी थी। बच्चों, चौसा की लड़ाई नहीं बल्कि 1540 में उसने कन्नौज की लड़ाई लड़ी थी हुमायूं के साथ। चौसा के युद्ध में वह साथ नहीं था, वह आपको कन्नौज के युद्ध में लड़ा है, और कन्नौज के युद्ध में वह गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, वह गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन बाद में वह कैदी बनाया गया था और वहां से वह भाग जाता है, और उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था, बिल्कुल सही। यानी इसमें सी ऑप्शन जो है वह गलत है, और आप लोगों ने इसमें से सी और बी आप लोगों ने लगाया है। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। कंफ्यूज हो गए? नहीं कंफ्यूज होना चाहिए ना बच्चों, नहीं कंफ्यूज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अकबर के शासनकाल की प्रारंभिक अवधि के दौरान वकील के पद की शक्ति थी। वकील, तो यह आपको प्रशासन से संबंधित प्रश्न है और बहुत आसान सा प्रश्न है। मुझे लगता है कि हुमायूं का बेटा अकबर था, फिर युद्ध कैसे किया? हुमायूं का बेटा अकबर था तो फिर युद्ध कैसे किया? किसने युद्ध किया? हुमायूं का बेटा अकबर था, बिल्कुल सही है। तो युद्ध किसने किया? चलो, युद्ध बैरम खां कर रहा है बेटा, बैरम खां। बैरम खां बेटा थोड़े ही था, सेनापति है। तो यह आपको एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रश्न है, और इसका आप लोग की ओर से सही आंसर आना चाहिए। शैलेंद्र ने दिया है, ऋतिक ने दिया है डी, पूनम डी, पिंकी डी, भावना डी, अमित डी, गजराज डी। चलिए देखता हूं इसका सही आंसर क्या होता है।
तो आप देखो वकील एक बहुत बड़ा पद हुआ करता था और बैरम खां इसी पद पर था। बैरम खां इसी पद पर था और यह पद की ऐसी विशेषता थी कि यह इसे निरंकुश बना दिया करता था। ये पद की विशेषता थी। और ऐसे भी बच्चों अगर किसी एक ही व्यक्ति को सारा अधिकार दे दिया जाए तो वह तो निरंकुश होगा ही। इसमें बैरम खां की गलती नहीं थी। अगर बैरम खां अकबर के विरुद्ध बगावत करता है तो वह उसके पद की गलती थी कि उसे ऐसे पद पर स्थापित किया गया था जो उसे महत्वाकांक्षी बनाएगा। अब होता क्या है कि चूंकि अकबर बाल्यावस्था में सत्ता पर बैठता है और उसका संरक्षक होता है बैरम खां। अब अकबर जब बड़ा होता है तो बड़ा होने के साथ वह चाहता है कि अब शासन हमारे हाथों में आ जाए और बैरम खां उसे सब दिन बच्चा ही समझता है। वह शासन देना नहीं चाहता था, अपने अधिकारों में कमी करना नहीं चाहता था, जिसको लेकर अकबर और बैरम खां के बीच में आंतरिक थोड़ा कलह चलने लगता है और वही कलह आपको युद्ध का कारण आगे जाकर बनता है। तो इसमें आप देखें तो बिल्कुल सही है कि वकील के अधिकार में वित्तीय अधिकार भी होता था, वह सेना प्रधान भी होता था और प्रशासनिक प्रधान भी होता था। यानी वकील इतना पावरफुल क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास ये सारे अधिकार थे जो उसे निरंकुश बना रहा था, निरंकुश बना रहा था। तो यही कारण यह आपको डी होगा इसमें सही आंसर। और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने इसमें दिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर बच्चों। पेटीकोट सरकार में दरार का तत्काल कारण क्या था? पेटीकोट सरकार। अब देखो यह जो पेटीकोट सरकार कहा जा रहा है तो अकबर जब सत्ता पर बच्चों बैठता है, अकबर जब सत्ता पर बैठता है, इसमें दरार का तत्काल कारण पूछा जा रहा है कि मुनीम खान की वकील के रूप में नियुक्ति, अतक खान की वकील के रूप में नियुक्ति, अधम खान की वकील के रूप में नियुक्ति, या कोई नहीं। अब यहां आप देखो तो अकबर जब सत्ता पर बैठा तो अकबर का समय काल है 1556 से 1605 और यह बाल्यावस्था में सत्ता पर बैठता है। तो प्रारंभिक जो समय है 1556 से लेकर और 1560, यह अकबर आपको बैरम खां के प्रभाव में रहता है। आगे जाकर बैरम खां के साथ लड़ाई होती है, बैरम खां युद्ध में पराजित होता है और उसके बाद फिर अब अकबर यहां पे आप देखो कि यहां पे आपको वह पेटीकोट सरकार के अधीन आ जाता है। पेटीकोट सरकार यानी अब अकबर की जो मां है धाय मां, उसका नाम है माहम अनगा। अब वह शासन में एक्टिव हो जाती है और माहम अनगा का एक बेटा है, यह अकबर की धाय मां है और माहम अनगा का बेटा है अधम खां। अधम खां, अब यह माहम अनगा अपने बेटे को शासक बनाना चाहती थी, वह अकबर को शासक के रूप में पसंद कर नहीं रही थी। अकबर उनका बड़ा सम्मान भी करता था माहम अनगा का। तो यहां आपसे पूछा जा रहा है कि पेटीकोट सरकार में दरार का तत्काल कारण क्या था? तो दरार का अगर तत्काल कारण आप देखें तो पहले मुनीम खां को वकील अकबर बनाता है। बैरम खां से मुक्ति होने के बाद वह मुनीम खां को बनाता है। 1560 से 61 तक मुनीम खां इस पद पर रहते हैं। उसके बाद फिर अतक खान को बना दिया जाता है, अतक खान को। अब अतक खान को जब वकील बनाया जाता है तो इधर माहम अनगा का जो बेटा है अधम खान, अच्छा अतक खान को अकबर बहुत पसंद करता था, तो माहम अनगा का जो बेटा है अधम खान, यह बहुत नाराज हो जाता है और इतना नाराज होता है कि वह आता है और आने के बाद सीधा ही वह आपको अतक खान की हत्या कर देता है। वह अतक खान की हत्या कर देता है। अधम खान के द्वारा अतक खान की हत्या कर दी जा रही है। तो यह जो दरार का कारण है, अब इसी वजह से अकबर नाराज होता है और अधम खान को छत से ऊपर से नीचे फेंकवा देता है, वो भी माहम अनगा के आंखों के सामने, माहम अनगा के आंखों के सामने। तो यह आपको सही आंसर होगा बी। और इसमें से मैं जो देख पा रहा हूं कुछ लोगों ने इसमें आंसर दिया है, बाकी लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं,
नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य के साथ अकबर का वैवाहिक संबंध नहीं था? बहुत आसान सा प्रश्न है बच्चों। कौन सा ऐसा राजपूत राज्य था जिसके साथ अकबर का वैवाहिक संबंध नहीं था? अब अकबर राजपूतों के साथ, यह आपको पेटीकोट सरकार का मतलब कि हरम दल, महिलाओं की उसमें ज्यादा नेतृत्व चल रहा था, उसे ही पेटीकोट सरकार कहा जा रहा है। और पेटीकोट सरकार यानी अब माहम अनगा जो अकबर की धाय मां थी, वह राजनीति में एक्टिव थी, तो इसलिए उसे पेटीकोट सरकार। अब यहां आप देखें तो किस राजपूत राज के साथ अकबर का वैवाहिक संबंध नहीं था? और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों की ओर से जो आंसर आ रहा है वह आप लोग बी बता रहे हो, कुछ लोग सी बता रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो यह आपको अकबर का वैवाहिक संबंध किस राजपूत राज्य के साथ नहीं था? तो अकबर को आप देखें कि जब अकबर सत्ता पर बैठा और स्वतंत्र रूप से जब शासन करना स्टार्ट किया, तो इसने राजपूतों के साथ उदारता की नीति को लेकर वह आया। धार्मिक उदारता, धार्मिक उदारता की नीति, सौहार्दता की नीति। और उसी दौरान उसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। सबसे पहला जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया जा रहा है बच्चों, वह किया जा रहा है आपको आमेर के शासक जयपुर भारमल की बेटी बिहारी मल के साथ। उसके बाद अन्य राजपूत राज्य भी हैं, कुछ राज्यों ने पहले तो बगावत किया लेकिन उसके बाद उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। कुछ राज्य ऐसे भी थे, 3 कैटेगरी के राज्य थे राजपूत राज्यों में। पहले श्रेणी के वे राज्य थे जो डायरेक्ट अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते थे और उसके बाद फिर वैवाहिक संबंध में बंध गए। दूसरे राज्य वे थे जिन्होंने पहले बगावत किया और लड़ाइयां लड़ी, उसके बाद वे पराजित होते हैं और उसके बाद फिर अधीनता को स्वीकार करते हैं और फिर वैवाहिक संबंध भी करते हैं। जो वैवाहिक संबंध आपको अनिवार्य नहीं था, स्वैच्छिक था। अगर इच्छा हो तभी आप करें, इच्छा ना हो तो कोई बात नहीं है करने की जरूरत। और तीसरा प्रकार का राज्य ऐसा था बच्चों जो कभी भी अधीनता को स्वीकार ही नहीं किया और वह था चित्तौड़। तो विवाह की तो दूर की बात है, चित्तौड़ ने तो कभी अधीनता ही स्वीकार नहीं किया, कभी अधीनता स्वीकार नहीं किया। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? वह होगा चित्तौड़, क्योंकि चित्तौड़ ही एकमात्र ऐसा राज्य था जो ना तो अधीनता स्वीकार किया और विवाह तो दूर की बात है, विवाह तो करेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर 5 का सी होगा। छठे प्रश्न की ओर आते हैं। सिसोदिया राजपूत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले उन्होंने मुगल शासन को स्वीकार नहीं किया था। सिसोदिया राजपूतों ने पहले मुगल शासन को स्वीकार नहीं किया। मुगल आधिपत्य स्वीकार करने के बाद उनका वतन जागीर नहीं दिया गया। सही विकल्प का चुनाव करें। मुगल आधिपत्य स्वीकार करने के बाद उन्हें उनका वतन जागीर नहीं दिया गया। यह भी वतन जागीर एक प्रकार का जागीर है, यह भी एक प्रकार का जागीर है जो मनसबदारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अब आप देखें तो पहले उन्होंने मुगल शासन को स्वीकार नहीं किया। सिसोदिया राजपूत के विषय में पूछा जा रहा है कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो यह मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे। यह बिल्कुल सही है कि पहले उन्होंने मुगल शासन को स्वीकार नहीं किया, पहले उनके साथ वे लड़ते हैं, पहले वे लड़ते हैं और उसके बाद जब वे मुगल शासन को स्वीकार करते हैं तो उन्हें उनके ही क्षेत्र को उन्हें वतन जागीर के रूप में बच्चों प्रदान किया जा रहा है। तो इसमें यह गलत है और यह आपका सही है, यानी केवल एक आंसर होगा, केवल एक आंसर होगा। ये इसका सही आंसर होगा, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं, अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ध्यानपूर्वक प्रश्न को सुनना है। रानी कर्णावती राजगढ़कटंगा पर शासन कर रही थी। रानी कर्णावती राजगढ़कटंगा पर शासन कर रही थी। अकबर के अमीरों में से एक आसफ खान ने गढ़कटंगा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। ध्यानपूर्वक पहले प्रश्न को सुनना है, उसके बाद आंसर देना है। रानी कर्णावती राजगढ़कटंगा पर शासन कर रही थी।
और दूसरा है कि अकबर के अमीरों में से एक आसफ खान ने गढ़कटंगा के राज्य पर आक्रमण किया। अब कौन सा इसमें से सही है? रानी कर्णावती। बेटा रानी कर्णावती नहीं थी बल्कि रानी दुर्गावती थी, जो गढ़कटंगा की जो शासिका हैं, बहुत बहादुर महिला थी। रानी दुर्गावती बहुत बहादुर महिला थी। इन्होंने तब तक लड़ाई लड़ी जब देखा इन्होंने कि अब हमारी सेना पराजित होने वाली है और हम मुगलों के अधीन आने वाले हैं, तो वैसे ही इन्होंने अपनी ही तलवार से अपनी हत्या कर ली, छुरा मारकर खुद अपनी हत्या कर लेती हैं। बहुत बहादुर महिला थी रानी दुर्गावती, बहुत खूबसूरत भी थी। और यहां पे आप देखो तो यह बिल्कुल सही है कि रानी कर्णावती राजकटंगा पर शासन कर रही थी, यानी गलत है। रानी दुर्गावती गढ़कटंगा पर शासन कर रही थी, रानी दुर्गावती। अब यहां पे आप देखते हो तो अकबर के अमीरों में से एक आसफ खान ने गढ़कटंगा के राज्य पर आक्रमण किया था। सही है, आसफ खान को भेजा गया था और आसफ खान जाता है तो बहुत सारा धन दौलत इसको मिलता है, बहुत सारे हाथी मिलते हैं, हीरे जवाहरात मिलते हैं। अब इसने उन सब पर, क्योंकि ये तो खुम्स का माल हो गया, और खुम्स का माल बच्चों आपको भी पता होगा कि खुम्स का माल क्या होता था। ठीक है, खुम्स का माल क्या होता था? तो खुम्स का माल होता था बच्चों कि उस खुम्स के माल को विभाजन किया जाता था, बंटवारा किया जाता था। लेकिन यहां पे यह करता क्या है आसफ खान ने कि वह सारे माल को हड़पना चाहता है और अकबर के पास बहुत कम आपको मात्रा में वह लूट के माल को भेजता है। अचानक अकबर पहुंच जाता है, इसकी होश उड़ जाती है और यह भाग खड़ा होने लगता है और सारा कुछ अकबर को समर्पित कर देता है। तो यह आपको बिल्कुल सही है कि आसफ खान ने गढ़कटंगा के राज्य पर, यानी सही ऑप्शन क्या होगा? तो 7 का होगा बी। ठीक है, हाँ 7 का होगा बी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। हम लोग अकबर की गुजरात विजय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात विजय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें। गलत। मुगलों को समुद्र तट तक पहुंच मिली, यानी गुजरात विजय के बाद मुगल समुद्र तट तक पहुंचे, क्या इसके पहले नहीं पहुंचे थे? इस विजय ने मुगलों को पुर्तगालियों के साथ इस विजय ने कॉन्क्विस्ट ब्राउट द मुगल इनटू थ्रू कंपटीशन विद द पुर्तगीज, यानी इस विजय ने मुगलों को पुर्तगालियों के साथ, पुर्तगालियों को इस विजय ने पुर्तगालियों को मुश्किल में डाल दिया। इस विजय ने पुर्तगालियों को, मुगलों की इस विजय ने पुर्तगालियों को मुश्किल में डाल दिया। ठीक है, ऐसे होगा। चलो, इस विजय ने पुर्तगालियों को मुश्किल में डाल दिया, पुर्तगालियों को मुश्किल में डाल दिया। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट प्राउड द मुगल इनटू थ्रू। हाँ, अतक खान ने गुजरात में पहला राजस्व समझौता किया। अतक खान गुजरात में पहला, अतक खान मेड फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन गुजरात। तो अतक खान ने गुजरात में पहला राजस्व से संबंधित कार्य किया, राजस्व से संबंधित कार्य किया, राजस्व से संबंधित कार्य किया। गुजरात का उपयोग दक्कन के आक्रमणों के लिए किया गया था। गुजरात वाज यूज्ड फॉर इन्वेंशन ऑफ द दक्कन। हाँ, अब देखो, अब आपको इसमें से आंसर बताना है बच्चों, अब आंसर बताना है। मुगलों अकबर की गुजरात विजय के विषय में पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है गुजरात विजय मुगलों के लिए, अकबर के लिए। अकबर की गुजरात विजय के बारे में निम्नलिखित कथन में से गलत कथन का चयन करें। मुगलों को समुद्र तट तक पहुंच मिली। इस विजय ने पुर्तगालियों को, मुगलों की इस विजय ने पुर्तगालियों को मुश्किल में डालने का काम किया। अतक खान ने गुजरात में पहला राजस्व से संबंधित कार्य किया। गुजरात का उपयोग दक्कन के आक्रमणों के लिए किया गया था। अब इसमें से कौन सा गलत है? गलत कथन का चयन आपको करना है। तो आप लोगों ने जो आंसर दिया है देखता हूं। आप देखो, गुजरात विजय यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए क्योंकि अभी तक मुगलों को समुद्र तट तक पहुंच स्थापित नहीं हुई थी, समुद्र तट तक पहुंच स्थापित नहीं हुई थी। और इस फेज में जो व्यापार होता था वह पश्चिमी समुद्र तट से व्यापार किया जाता था, वह पश्चिमी समुद्र तट से होता था। तो गुजरात इनको जितना था ही जरूरी,
चाहे सल्तनत पीरियड हो या मुगल पीरियड हो, गुजरात की अपनी इंपॉर्टेंस रही है और गुजरात आर्थिक और राजनीतिक दोनों कारणों से महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि बिना गुजरात को जीते आप समुद्र तट तक नहीं पहुंच सकते हो और बिना गुजरात पर अधिकार किए आप दक्षिण भारत की ओर नहीं जा सकते हो। चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो या अकबर हो, इन दोनों ने इसी उद्देश्य से गुजरात को जीता भी था। अब यह सही है कि मुगलों को समुद्र तट तक पहुंच मिलती है। गुजरात विजय ने जब गुजरात को जीतता है अकबर, तो यह सबसे समस्या उत्पन्न हुई पुर्तगालियों की, क्योंकि जो पुर्तगीज थे वह पुर्तगीज धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे और वह गोवा से निकलकर आपको समुद्र तट तक की ओर आ रहे हैं, अकबर की यानी गुजरात की ओर आ रहे हैं। तो यह भी आपका सही है। गुजरात का उपयोग दक्कन के आक्रमणों के लिए किया गया था, यह भी सही है कि गुजरात के राजस्व का उपयोग अब दक्कन अभियान के लिए, क्योंकि अकबर आगे खानदेश की ओर बढ़ेगा, दक्षिण भारत की ओर बढ़ेगा, तो यह इसलिए जीतना चाहता था कि उसके राजस्व का उपयोग करके वहां से जो धन मिले उसी धन से हम दक्षिण भारत को जीत ले। तो यह भी सही है। अतक खान ने गुजरात में पहला राजस्व से संबंधित समझौता किया, अब प्रयोग किया, तो अतक खान नहीं था बल्कि टोडरमल यहां पे हैं। टोडरमल ने गुजरात में राजस्व से संबंधित प्रयोग किए थे, टोडरमल, और यही आगे चलकर मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था का आधार बनेगा, टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था। तो यह बच्चों यह सही है, इसका सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अकबर की राजपूत नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अकबर ने राजपूत समाज से सती और बाल विवाह को हटाने का प्रयास किया, सती प्रथा और बाल विवाह को हटाने का प्रयास किया। दूसरा है कि अकबर ने विधवा पुनर्विवाह को शाही मंजूरी दी, विधवा पुनर्विवाह को शाही मंजूरी दी। आसान सा प्रश्न है और सही आंसर आप लोग की ओर से आना चाहिए। अब इसमें से सही आंसर कौन सा है? सही ऑप्शन क्या है कि अकबर वह सती प्रथा और बाल विवाह को हटाया, उसे प्रतिबंधित किया और विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए उसने एक प्रकार से शाही मंजूरी उसने प्रदान की। तो इसमें सही आंसर क्या है? तो आप लोग की ओर से जो आंसर आ रहा है मैं देख लूं, तो यह बिल्कुल सही है कि अकबर ने, चूंकि अकबर आप देखो वह सिर्फ शासक ही नहीं है, उसकी आप अगर नीति को देखें, वह पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन उसकी अगर आप राजत्व को देखोगे तो उसके राजत्व को देखकर आपको समझ में आएगा, जो थ्योरी ऑफ किंगशिप है, कि वह अकबर किस प्रकार से शासन करना चाहता था। यह उसका थ्योरी ऑफ किंगशिप से समझ में आ जाता है। अब वह सभी वर्गों का विश्वास जीतना चाहता था और एक व्यापक सामाजिक आधार प्रदान करना चाहता था। तो इसलिए जब वो सत्ता पर आता है तो उसने यह सती जैसी कुप्रथा और बाल विवाह को हटाने का प्रयास उसने किया था, इसे प्रतिबंधित किया गया था और विधवा पुनर्विवाह को उसने मंजूरी दी थी, क्योंकि जब तक विधवाओं को विवाह करने की अनुमति नहीं होगी तब तक सती जैसी कुप्रथा को रोका नहीं जा सकता। इस बात को अकबर जानता, इसलिए इसमें दोनों ही, एक और दो दोनों ही ऑप्शन इसमें बच्चों सही है। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही इसका आंसर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चयन करें। गलत विकल्प पूछा जा रहा है कि गलत का चयन करें, ठीक है। हां, तो गलत विकल्प का चयन करें। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। अकबर के फरमान द्वारा भारत में ईसाइयों को धर्मांतरित करने की अनुमति नहीं थी। अकबर ने युद्धबंदियों को इस्लाम में परिवर्तित करने की प्रथा बंद कर दी थी। अब इसमें से कौन सा गलत कथन है और गलत विकल्प का आपको चयन करना है। आप देखोगे कि अकबर जब सत्ता पर आया, स्वतंत्र स्थिति में जब वह आया, जब वह बैरम खां के प्रभाव से मुक्त हो गया,
जब वह पेटीकोट सरकार से बाहर बाहर निकला, हरम दल जिसे कहा जा रहा है, तो जब वह हरम दल से बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद उसने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की, और उसकी उन महत्वपूर्ण घोषणाओं में से 3 घोषणा 1562, क्योंकि आप देखते हो कि 1562 में वह पूर्ण तौर पर, ऐसे तो 1561 में ही जब अधम खां की हत्या हो जाती है तो महम अनगा अपने प्रभाव से मुक्त हो जाती है और वह राजनीतिक से संन्यास ले लेती है। अब अकबर स्वतंत्र शासक है। अब अकबर स्वतंत्र शासक है तो 1562 में उसने क्या किया, दास्ता को प्रतिबंधित किया, दास्ता स्लेवरी, दास्ता को समाप्त किया। 1563 में बच्चों उसने क्या किया, तो जो तीर्थ यात्रा कर था, जो हिंदुओं से लिया जाता था, गैर इस्लाम धर्म के लोगों से लिया जाता था अपने धर्म स्थल पर जाने के लिए, उसको अकबर ने समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, तो 1564 ईस्वी में उसने आपको जजिया कर जो गैर इस्लाम धर्म के लोगों से लिया जाता था, इसको भी इसने समाप्त किया। और यह तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो तो अकबर ने एक फरमान जारी किया अपने शासन के लास्ट में, यानी 1605 तक उसका शासन होता है, और यह फरमान जारी किया जाता है 1603 ईस्वी में। इसने एक फरमान जारी किया, और फरमान जारी किया कि भारत में ईसाइयों को अपने धर्म प्रचार करने और लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की अनुमति उसमें दी गई थी, कि आप अगर चाहते हो तो आप लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित करा सकते हो। इसने एक ऐसा फरमान जारी किया था ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए, यह अपने मृत्यु से 2 वर्ष पूर्व 1603 में। तो इसमें से आपको पूछा जाए कि गलत विकल्प कौन सा है, तो यह गलत विकल्प है, इसका सी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना था, इबादत खाना। अब यह बिल्कुल सही है कि फतेहपुर सीकरी में ही इबादत खाने का निर्माण किया गया था। अब वो आपसे पूछा जा रहा है कि वह इबादत खाना है क्या। शाही परिवार के उपयोग के लिए मस्जिद, द मॉस्क्यू फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, अकबर प्राइवेट प्रेयर चैम्बर, वह हाल जिसमें अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करता था, द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विथ स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, या वह कमरा द रूम इन विच द नोबल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस गैदर टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर्स, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म के धर्मगुरु धार्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते थे। अब इसमें से कौन सा सही है, आपसे पूछा जा रहा है कि इबादत खाना था क्या। तो आप बच्चों देखो कि जब अकबर जब इस धार्मिक उदारता की नीति को लेकर चल रहा था, धार्मिक उदारता 62, 63 और 64 जो उसने निर्णय लिया, इसी दौरान वह हिंदू महिला से विवाह भी किया, और वह भारमल की बेटी हरखाबाई से वह विवाह करता है। और विवाह करने के बाद अब जो उलेमा वर्ग थे, वे उलेमा वर्ग अब यह हल्ला करना स्टार्ट किए कि अकबर धर्म से वह रास्ते से हट चुका है, और मुगल शासक चूंकि एक इस्लामिक शासक था, तो यह कहा गया कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं है, इसे कुरान की इल्म भी नहीं है, और इसलिए यह आपको शरीयत के नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है। अब उसे कहा जाता है कि भाई शरीयत की आप अवहेलना कर रहे हो, आप इस्लामिक कानून की अवहेलना कर रहे हो, इस्लामिक सिद्धांत की अवहेलना कर रहे हो, जबकि मुगल साम्राज्य तो एक इस्लामिक साम्राज्य है। अब इस बात को लेकर चूंकि अकबर को लगा कि हाँ मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, तो वह जानना चाहता है, इस्लाम धर्म को जानना चाहता है। तो उस इस्लाम धर्म को जानने के लिए उसने क्या किया कि अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में उसने एक इबादत खाना, प्रार्थना हॉल, वह आपको बनवाता है।
और उसमें सबसे पहले आपको इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे, इस्लाम धर्म के जो जानकार थे, विद्वान थे, तो उनको आपको पहले उस पर चर्चा करने के लिए बुलाता है। बाद में उसका दरवाजा अन्य धर्मों के लिए भी खोल देता है और 1578 ईस्वी में उसे धर्म संसद बना देता है अकबर, जिसमें सभी धर्म के विद्वानों को उसमें आमंत्रित किया जाता है। इसमें आप देखते हो तो जो जैन संत हैं, हिंदू संत हैं, इसके साथ साथ ईसाई संत हैं, ठीक है, इन सबको उसने बुलाया है, इन सबको उसने बुलाया। तो वह हॉल जिसमें अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ वह चर्चा किया करता था, उसे इबादत खाना कहा गया है, ठीक है। तो अलग अलग धर्म के विद्वान, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म के धर्मगुरु धार्मिक मामलों पर, तो धर्म के विद्वानों के साथ वह धार्मिक, देखो इसमें दोनों ही सही होगा, इसमें बच्चों दोनों ही सही है। एक प्रकार से आप देखें तो विभिन्न धर्म के धर्मगुरु धार्मिक मामलों पर ही चर्चा करने के लिए एकत्रित होते थे और विभिन्न धर्म के विद्वानों के साथ, बिल्कुल दोनों ही इसमें सही होगा। इसमें आप चाहे सी करो या डी करो, तो ऑप्शन इसमें दोनों एक ही, आपको एक ही प्रकार के ऑप्शन आ गया है, इसलिए इसमें दोनों ही सही होगा, ठीक है। तो इसको लेकर आपको कंफ्यूजन में मत रहना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहने वाले जैन भिक्षु और जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो अकबर एक जैन विद्वान की बहुत इज्जत किया करता था, ठीक है। हाँ, सी और डी दोनों ही होगा बेटा, सी और डी दोनों ही होगा। तो यह आप देखो कि अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहने वाले जैन भिक्षु जिन्हें जगत गुरु की उपाधि से अकबर ने सम्मानित किया था, वह व्यक्ति कौन थे? किन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कि वह धर्मगुरु जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी, वह धर्मगुरु कौन है? वह धर्मगुरु कौन है? वह धर्मगुरु कौन है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यहां आप देखो कि अकबर एक जैन विद्वान थे जिनका नाम था जिनचंद्र सूरी, जिनचंद्र सूरी, ठीक है, हरिविजय सूरी, हरिविजय सूरी। तो अकबर हरिविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी भी थे, लेकिन जो जगत गुरु की जो उपाधि इसने दिया था हरिविजय सूरी को, और अकबर इनकी बहुत सम्मान किया करता था, रातों रात बैठकर इनके साथ चर्चा किया करता था। और फिर इनसे इतना अकबर प्रभावित होता है, इतना प्रभावित होता है कि वह आपको अहिंसा की नीति पर चल पड़ता है, यानी पशुओं की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा देता है। वह जैन धर्म के प्रभाव में इतना आता है कि वह अपने दरबार में भी अब पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाता है, इतना इनका प्रभाव था। तो यह आपको जिन हरिविजय सूरी को इसने जगत गुरु की उपाधि दी थी, तो इसका सही आंसर आपको बच्चों 12 का बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। सुलह ए कुल का सिद्धांत, सुलह ए कुल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको पूछा जा रहा है सुलह ए कुल का सिद्धांत, आसान सा प्रश्न है। अकबर के राजत्व सिद्धांत, औरंगजेब के राजत्व सिद्धांत, मुगल प्रशासन में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने की नीति, या अकबर के द्वारा शुरू की गई एक नई व्यवस्था, यह है क्या? सुलह ए कुल, ठीक है, सुलह ए कुल जिसे कहा जाता है धार्मिक सौहार्दता की नीति, धार्मिक सौहार्दता की नीति। अकबर आप देखो तो उस समय इस नीति को लेकर आता है जब सभ्यता का दावा करने वाला यूरोप, वह आपको धर्म को लेकर रक्त रंजित लड़ाइयां लड़ रहा है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट विवाद चल रहा है। आप लोगों की ओर से आंसर आ रहा है जो मैं देख पा रहा हूं, यह अकबर के राजत्व सिद्धांत है ना, जो सभी धर्मों के साथ क्या, सुलह ए कुल, समझौतावादी नीति। अकबर क्या कर रहा है? सभी धर्मों के साथ वह शांति की नीति को लेकर चलना चाहता है। यही तो उसका राजत्व है, यही तो उसका थ्योरी ऑफ किंगशिप है। और इसी राजत्व से तो हम अकबर को समझ पा रहे हैं कि अकबर धर्मनिरपेक्ष शासक है, वह सभी धर्मों के साथ सुलह ए कुल की नीति को लेकर चल रहा है। यह अकबर का राजत्व है
औरंगजेब सभी के साथ सुलह कुल की नीति को लेकर नहीं चल रहा है, वह औरंगजेब का राजत्व है। अब अशोक का राजत्व क्या है? सभी प्रजा मेरी संतान है, वह अशोक का राजत्व है, वह उसकी राजनीति है। तो यहां पे आपको बिल्कुल सही आंसर जो होगा वह तो ए होगा ना, 13 का ए होगा। तो इसमें 13 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मजहर के संबंध में, मजहर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मजहर। मुस्लिम न्यायविदों या मुजतहिदों की परस्पर विरोधी व्याख्याओं में से, मुस्लिम न्यायविदों या मुजतहिदों की परस्पर विरोधी व्याख्याओं में से किसी एक को स्वीकार करने के लिए सम्राट को अधिकार दिया गया था। मुस्लिम न्यायविदों या मुजतहिदों की परस्पर विरोधी व्याख्याओं में से किसी एक को स्वीकार करने के लिए सम्राट को अधिकार दिया गया था। अकबर एक नए आदेश या कानून को लागू करने के लिए अधिकृत था, बशर्ते कि वह कुरान की आयत के अनुरूप हो, कुरान के सिद्धांत के अनुरूप हो। ठीक है, बशर्ते कि वह कुरान के सिद्धांतों के अनुरूप हो। अब यह आपको पूछा जा रहा है अकबर के मजहरनामा पे। अकबर ने मजहरनामा की घोषणा किया, कब किया? 1579 में। 1579 में जब उसने 1575 में इबादत खाने का निर्माण किया था, तो इबादत खाने को निर्मित करने के बाद फिर वह उसे धर्म संसद बनाता है, सभी धर्म के विद्वानों से उसमें चर्चा करता है, और चर्चा करने के बाद अकबर इस निष्कर्ष पर आता है, अकबर एक निष्कर्ष पर आता है कि सभी धर्म का सार एक ही है। सभी धर्म यही कहते हैं कि भाई कोई ना कोई एक सर्वशक्तिमान शक्ति है, ये सभी धर्मों का मानना है। सभी धर्म इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपस में प्रेम करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, माता पिता की सेवा करें, किसी को दुख न दें। आखिर लास्ट में उस जो अकबर ने इबादत खाना निर्मित किया था, उसका कंक्लूजन क्या निकल कर आया? उसका निष्कर्ष क्या निकल कर आया? उसका निष्कर्ष तो यही निकला था कि भाई सभी धर्म का सार क्या है, सभी धर्म क्या कहते हैं। लास्ट में अकबर इस निष्कर्ष पर आता है, वह सुलह कुल की नीति पर चलना चाहता है, और इस तरीके से वह एक घोषणा करता है मजहरनामा की, जिसे तैयार करने का काम शेख मुबारक ने किया था। इस मजहरनामा को जो तैयार किया गया था बच्चों, वो आपको शेख मुबारक के द्वारा किया गया था, शेख मुबारक। और इसके ऊपर, इस मजहरनामा के ऊपर 7 उलेमाओं ने हस्ताक्षर किया था। 7 उलेमाओं ने इस पर हस्ताक्षर किया था। 7 उलेमाओं ने, 7 विद्वानों ने इस पर हस्ताक्षर किया, और यह हस्ताक्षर किया गया, यह अधिकार दिया गया कि अकबर वह धर्म का सबसे बड़ा जानकार है, धर्म का सबसे बड़ा जानकार है, और अगर 2 धर्मों के बीच में कोई भी अगर विवाद होता है, तो अकबर या तो किसी एक को स्वीकार कर सकता है या किसी एक को अस्वीकार कर सकता है, या हो सकता है कोई नया निर्णय वह दे। यानी धर्म के मामले में सबसे बड़ा जानकार वो अकबर को दिया गया, उसे अधिकार दिया गया। यानी किसी परस्पर विरोधी व्याख्या में से किसी एक को स्वीकार करने के लिए सम्राट को यह अधिकार दिया गया था। यह उलेमाओं ने दिया, विद्वानों ने दिया कि सबसे बड़ा जानकार कौन? वह अकबर है, अकबर है। लेकिन अकबर नए आदेश या कानून को लागू करने के लिए अधिकृत था। अब अकबर कोई नया कानून लागू भी कर सकता है, कर सकता है, बशर्ते कि मुगल शासन इस्लामिक शासन है और इस्लामिक कानून पर आधारित है। तो अगर कोई भी नया अधिकार वह देगा तो वह कुरान के अनुरूप ही होगा,
कुरान के सिद्धांतों के अनुरूप ही होगा, इस्लामिक सिद्धांत के अनुरूप ही होगा। तो यह अधिकार अकबर को उलेमाओं ने दिया था, उस समय के विद्वानों ने दिया था। यानी यह क्या था बच्चों, यह आपको एक प्रकार का मजहरनामा क्या था, यह राजकीय अध्यादेश था, राजकीय अध्यादेश, राजकीय घोषणा, राज्य की ओर से यह घोषणा किया गया था अकबर को इस अधिकार के साथ। तो इसका सही आंसर जो होगा वह सही आंसर सी होगा, इसका सही आंसर सी होगा। आप में से कुछ लोगों ने इसका आंसर सी दिया भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1575 में जागीरों को समाप्त कर दिया गया था, 1575 में जागीरों को समाप्त कर दिया गया था। पूरे साम्राज्य को परगना में विभाजित कर एक कड़ोरी के अधीन, यानी साम्राज्य को परगना में विभाजित कर एक कड़ोरी के अधीन कर दिया गया था, कड़ोरी के अधीन कर दिया गया था। अब इसमें से सही आंसर कौन सा है, सही आंसर कौन सा है, जल्दी से आप लोग बताएंगे, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि 1575 में जागीरों को समाप्त कर दिया गया, जागीर इसे समाप्त कर दिया गया। और दूसरा है कि इस पूरे साम्राज्य को परगना में विभाजित कर एक कड़ोरी के अधीन कर दिया गया, पूरे साम्राज्य को एक परगना में विभाजित कर एक कड़ोरी के अधीन कर दिया गया। कि जागीरों को समाप्त कर दिया गया था और साम्राज्य को परगना में विभाजित कर एक कड़ोरी के अधीन कर दिया गया था, पूरे साम्राज्य को। तो इसका जो आंसर है बच्चों, इसका आंसर है जागीरों को समाप्त कर दिया गया। यह सही है, यह सही है कि इसने जागीरों को समाप्त, 1575 में जागीरों को समाप्त कर दिया। नहीं, जागीर समाप्त नहीं किए गए। जागीर कहां समाप्त किया जा रहा है, जागीरदारी व्यवस्था तो बनी ही रहती है। पूरे साम्राज्य को परगना में, क्या मुगल साम्राज्य को परगना में विभाजित किया गया था क्या? यह साम्राज्य का विभाजन सूबे में हुआ था, किसमें हुआ था? साम्राज्य का विभाजन सूबा में हुआ या परगना में हुआ? किसमें हुआ? साम्राज्य का विभाजन किसमें किया गया था? साम्राज्य का विभाजन मुगल साम्राज्य किसमें, वह तो आपको परगना को कड़ोरी के अधीन रखा गया था, परगना को कड़ोरी के अधीन रखा गया था। लेकिन साम्राज्य का विभाजन किसमें किया गया था? थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना है, ठीक है। हां, तो अब पता चला कि साम्राज्य का विभाजन आपको परगना में नहीं किया गया था, सूबा में किया गया था। और कड़ोरी के अधीन जो रखा गया था वो परगना को रखा गया था कड़ोरी के अधीन। तो यह आप देखते हो कि उपर्युक्त में से कोई इसमें से नहीं होगा ना बच्चों, इसमें तो डी होगा, डी होगा ना, डी होगा इसमें से, ठीक है, डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। मुगल साम्राज्य की मनसबदारी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारों का पद और वेतन एक संख्यात्मक मान द्वारा निर्धारित किया जाता था जिसे जात कहा जाता था। मनसबदारों का पद और वेतन, मनसबदारों का, हां, मनसबदारों का पद और वेतन एक संख्यात्मक मान द्वारा निर्धारित किया जाता था जिसे जात कहा जाता था। जात, जात, मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार, यह आप देखते हो कि जात पद और सवार पद, यह तो आपको पता ही होगा। मनसबदारों को एक निश्चित संख्या में सवार या घुड़सवार बनाए रखना भी पड़ता था। जो मनसबदार होते थे, क्या उनको एक निश्चित संख्या में सवार या घुड़सवार बनाए रखना पड़ता था? कौन सा सही विकल्प है, कौन सा सही विकल्प है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब आप देखो कि मनसबदारों का पद और वेतन, मनसब क्या था? एक पद था जिसमें उनके कैसे निर्धारण होता था, उनकी श्रेणी और उनका वेतन निर्धारण कैसे होता था? जात पद से। तो जिसे जात कहा जाता था, बिल्कुल सही है। और मनसबदारों को एक निश्चित संख्या में घुड़सवार भी बनाए रखना पड़ता था
घुड़सवार भी बनाए रखना पड़ता था, जिससे उनके आपको उसे सवार पद कहा गया था कि सैनिकों की संख्या, घुड़सवारों की संख्या कितनी होगी। तो इस प्रकार से इसमें दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? जल्दी से बताएंगे। अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, किसने किया था रामायण का फारसी में अनुवाद? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया। तो अब देखो कि बदायूनी ऐसे अकबर के धार्मिक नीति के कट्टर आलोचक हैं। अकबर के धार्मिक नीति के बदायूनी कट्टर आलोचक हैं, लेकिन रामायण का अनुवाद किसके द्वारा किया जा रहा है? वह बदायूनी के द्वारा ही किया जा रहा है रामायण का अनुवाद। फैजी ने आपको लीलावती का अनुवाद किया और अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। लीलावती जो एक गणित की पुस्तक है वह फैजी करता है। बदायूनी बहुत सारे धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करते हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति थे बदायूनी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। इनमें से कौन हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? हितोपदेश दारासिको, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, ताजुल मालिकी है, ताजुल मालिकी, ठीक है, मालिकी, ताजुल मालिकी। तो इसमें से सही आंसर कौन है? हितोपदेश का फारसी में किसने अनुवाद किया था? हितोपदेश का फारसी में अनुवाद यह ताज उल मालिकी ने किया था बच्चों, ताज उल मालिकी। यह आपको सही आंसर होगा। इसी ने आपको हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। चलिए ये सब चीजें अब फैक्चुअल चीजें हैं बच्चों, इन सब चीजों को आपको याद जरूर रखना है। ये सारे फैक्चुअल चीजें हैं कि भाई किसने कौन से साहित्य का अनुवाद किसने किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अकबरनामा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अकबरनामा फैजी द्वारा लिखा गया था, फैजी द्वारा लिखा गया था। आइन ए अकबरी अकबरनामा का तीसरा खंड है। आइन ए अकबरी अकबरनामा का तीसरा खंड है। अब ये तो आसान सा प्रश्न है और इसको मैंने पिछले क्लास में भी करवाया है। मुझे लगता है कि इसमें तो आप लोग की ओर से इसका आंसर सही आना चाहिए। इसका आंसर सही आना चाहिए कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? यह आपको अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। और आइन ए अकबरी अकबरनामा का तीसरा खंड है, बिल्कुल सही है। अकबरनामा 3 खंडों में लिखा गया। पहला खंड में अकबर के पूर्वजों से संबंधित है, दूसरा खंड अकबर की घटनाओं से संबंधित है और तीसरा खंड अकबर के प्रशासन से संबंधित है। तो बिल्कुल इसमें से कौन सा होगा? केवल बी, केवल 2 आंसर होगा। बिल्कुल सही आप लोग हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं और आज का यह अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न आप लोग भी जानते हो कि सही ही करना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुजरात पर अकबर की जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। गुजरात पर अकबर की जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। गुजरात जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, सबसे निचले से लेकर उच्चतम रैंक तक के सभी मनसबदारों को जागीर में भुगतान किया गया था, जिससे कि मनसबदारी और जागीरदारी शब्द पर्यायवाची बन गए, एक दूसरे के पूरक बन गए। ध्यानपूर्वक, वतन जागीर मनसबदारी व्यवस्था में मुगल प्रशासन में राजपूतों को शामिल करने के लिए एक प्रकार का प्रशासनिक सुधार था। अब कौन सा इसमें सही है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। जल्दी से बताएं। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है लेकिन मुझे लगता है कि सही आंसर आना चाहिए। हाँ, पीटी 2024 में लास्ट क्वेश्चन गलत हो गया है, गलत हो गया था। चलो यहां मत गलत करना। देखो, गुजरात पर अकबर की जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट टू कॉमेमोरेट अकबर विक्ट्री इन गुजरात। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बुलंद दरवाजा का निर्माण किया जाता है। ऑल द मनसबदार फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट,
लोवेस्ट टू हाईएस्ट, रैंकर्स वेर पैड इन जागीर, बिल्कुल गलत है। बल्कि केवल ऊंचे मनसबदारों को, बड़े मनसबदारों को उन्हें नगद वेतन के रूप में क्या दिया जाता था? जागीर दिया जाता था। और मनसबदारी और जागीरदारी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, एक दूसरे के पूरक नहीं है। हां, जिन मनसबदारों को आपको नगद वेतन के जगह अगर भू क्षेत्र दिया जाता था तो वह मनसबदार जागीरदार कहलाते थे, यानी यह आपका गलत है। वतन जागीर, मनसबदारी व्यवस्था में मुगल प्रशासन में राजपूतों को शामिल करने के लिए एक प्रशासनिक सुधार था, बिल्कुल सही है। यह वतन जागीर केवल राजपूत शासकों को ही दिया जाता था, जो मुगलों की अधीनता को स्वीकार करते थे, उनके क्षेत्र को ही उन्हें जागीर के रूप में प्रदान कर दिया जाता था और उसे वतन जागीर कहा जाता था। तो यह भी सही है, यानी इसका सही ऑप्शन होगा आपका 1 और 3 सी। इसका सही ऑप्शन होगा आपका कौन सा? 1 और 3, और यह है डी, 1 और 3, बिल्कुल डी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए आज के सेशन को इसी के साथ बच्चों हम लोग समाप्त करते हैं। अगले सेशन में ध्यान देना क्या प्रश्न होगा, अकबर तक का है, तो अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब प्लस मुगल प्रशासन, मुगल समाज, इन सब से प्रश्न होगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहना। अगले सेशन में क्या क्या होगा, यानी अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल प्रशासन, मुगल समाज, इन सब से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहना। और आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सभी लोगों को।